मेरी गर्लफ्रेंड की जीभ पर किसी ने एक चिप लगा रखी थी। भले ही उसने इसे छुपाने के लिए अपनी जान लगा दी, लेकिन फिर भी मुझे इसका पता चल गया। इसलिए जब वो गहरी नींद में सो रही थी, मैंने चुपके से वो चिप निकाल ली और उसके अंदर के रहस्यों को डिकोड करने के लिए उसे एक सीक्रेट लैब में ले गया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उस चिप के अंदर न केवल मेरी गर्लफ्रेंड, उसकी 3 सहेलियों और एक अजनबी आदमी की बेहद आपत्तिजनक तस्वीरें थीं, बल्कि मुझे जेल भेजने और हमारे परिवार की पूरी संपत्ति हड़पने की एक खौफनाक साजिश भी थी। बदला लेने के लिए मैंने वे तस्वीरें तुरंत उन तीनों सहेलियों थुई थान हुआन के अमीर बॉयफ्रेंड्स को भेज दीं। तस्वीरों में वे चारों सिर्फ बिकनी पहने हुए, घुटनों के बल बैठकर एक आदमी को घेरे खड़ी थीं। उनकी आंखों में गुलामी का भाव था, जबकि वो आदमी सिर्फ एक काली पैंट पहने बेहद घमंड से उन चारों महिलाओं को ऐसे देख रहा था जैसे वे उसकी जागीर हों। तस्वीरें भेजने के मुश्किल से 10 मिनट बाद ही मेरा फ़ोन लगातार आने वाले मैसेज से ब्लास्ट होने लगा। मैंने स्क्रीन ऑन की तो थुआए थान हुआन की तीनों सहेलियां मुझ पर टूट पड़ी थीं। जियांग न्हान, तारांकन की हुआई चाओ, काई हुआई चाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर मैंने MOVU के लिए एक आर्टिस्टिक फोटोशूट करवा लिया तो क्या हुआ? तुम जाकर मेरे बॉयफ्रेंड के कान भरने लगे। तुम्हारी हरकतें बिल्कुल औरतों जैसी हैं। बाखलिंग, तारांकन की हुआई चाओ, तुम नीच इंसान हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये सब तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों भेजा? अगर तुम इतने ही फालतू हो तो जाकर कहीं डूब मरो। लीले, तारांकन कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मामलों में टांग अड़ाने की? क्या मैंने तुम्हारी खानदान की कब्र खोदी थी? मैं बद्दुआ देती हूं कि तुम्हारा पूरा परिवार सड़क हादसे का शिकार हो जाए। उनकी इन गंदी और अपमानजनक गालियों को देखकर मैंने उन्हें सीधा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैसेज बॉक्स खोला ही था कि थुआए थान हुआन का फ़ोन आ गया। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से उसकी गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी कि हुआई चाओ, आधी रात को तुम्हें क्या दौरा पड़ा है? तुम्हारी इस घटिया चुगली की वजह से मेरी सहेलियों के बॉयफ्रेंड्स हंगामा कर रहे हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं। क्या तुम्हारा दिमाग सटक गया है? तुम्हारी वजह से मोवू खुद को कसूरवार मान रहा है और बहुत दुखी है। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, बस अभी के अभी यहाँ आओ और मोवू से माफ़ी मांगो, वरना मुझसे बात करने की उम्मीद मत रखना। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। हा, मोवू खुद को कसूरवार मान रहा है? वो तो बड़ा मासूम है ना? थुआए थान हुआन मशीन गन की तरह बरसती रही। तारांकन, बकवास बंद करो। अगर तुमने उन लोगों से चुगली नहीं की होती तो मुझे तुम पर गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने ही तुम्हें बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। तुम दिन ब दिन बदतमीज़ होते जा रहे हो। मैं ठंडी हंसी हंसा। तारांकन, अच्छा, तो जब वो खुद को कसूरवार मान रहा था तब भी क्या तुम लोगों ने वही बिकनी पहन रखी थी जो समुद्र किनारे उसे रिझाने के लिए पहनी थी? थुआए थान हुआन की आवाज़ अचानक लड़खड़ा गई। तारांकन की हुआई चाओ, तुम बिना वजह बात का बतंगड़ बनाना बंद करो। मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैंने तुरंत उस फोटो का स्क्रीनशॉट उसे भेज दिया जिसे मोवू ने चुपके से इंटरनेट पर पोस्ट किया था। क्या सच में, थुआए थान हुआन, तुम लोग इतने कम कपड़ों में उसे घेरे खड़ी थीं? बड़ा मज़ा आ रहा होगा, है ना? तस्वीर देखते ही थुआए थान हुआन ने फ़ोन काट दिया। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मोवू वो फोटो चुपके से सोशल मीडिया पर डाल देगा, और उसने ये भी नहीं सोचा था कि मैं उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उसकी सहेलियों के बॉयफ्रेंड्स को भेज दूंगा। उसका फ़ोन कटने के बाद मैंने उसे मैसेज किया, तारांकन, फ़ोन क्यों काट दिया? अब मुझसे बहस क्यों नहीं कर रही? दूसरी तरफ टाइपिंग दिख रहा था, लेकिन काफ़ी देर तक कोई मैसेज नहीं आया। थक हार कर मैंने वो स्क्रीनशॉट और जियांग न्हान के गाली गलौज वाले चैट की हिस्ट्री अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दी। साथ में एक स्टेटस लिखा, भले ही मेरे साथ कोई ना हो, फिर भी मैं खुद को जन्मदिन की बधाई देता हूँ। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी। मेरा जन्मदिन बीत चुका था, लेकिन की नेम्स रेफरेंस उस फोटो की वजह से सोशल मीडिया पर जैसे भूचाल आ गया। मेरे ढेर सारे दोस्त उस पोस्ट पर टूट पड़े। लाइक्स और कमेंट्स की बौछार होने लगी। थुआए थान हुआन तुम्हारा जन्मदिन छोड़कर किसी अनजान लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है? हुआई चाओ, तुम एक बेहद धोखेबाज औरत के चक्कर में फंस गए हो। भाई, गुस्सा थूको। अगर उसने तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया तो हम सब मिलकर मनाएंगे। थुआए थान हुआन तो देखने में बड़ी संस्कारी लगती थी, लेकिन अंदर से इतनी आवारा निकली। ये तो सीधा सीधा 5 सहेलियां और एक आशिक वाला सीन है। मेरे पोस्ट करने के ठीक 10 मिनट बाद जियांग न्हान के बॉयफ्रेंड ने भी उसी कमेंट सेक्शन में एंट्री मारी। उसने भी उसी फोटो का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए सरेआम ब्रेकअप का ऐलान कर दिया। आज जियांग न्हान किसी पराये मर्द के सामने इतने कम कपड़ों में फोटो खिंचवा सकती है तो कल को मुझे धोखा भी दे सकती है। फटी हुई जूती सिर्फ बदबूदार मोज़ों के साथ ही अच्छी लगती है। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। पहले से ही सुलग रहा सोशल मीडिया हैंडल जियांग न्हान के बॉयफ्रेंड के इस धमाके से पूरी तरह से सुलग उठा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के कमेंट पर 100 से ज़्यादा लाइक्स आ चुके थे।
मामला इस हद तक बढ़ चुका था, लेकिन थुआय थान हुआन ने अब तक पूरी तरह से चुप्पी साध रखी थी। पर मैं किसी नॉवल का कोई कमज़ोर और बेबस हीरो नहीं था। मैं फैसले तुरंत करता हूँ। उसी रात मैंने वो स्क्रीनशॉट थुआय थान हुआन के माता पिता को भी भेज दिया। आखिरकार इस बार थुआय थान हुआन को अपने घोंसले से बाहर निकलकर हकीकत का सामना करने पर मजबूर होना ही पड़ा। अगली सुबह तड़के ही थुआय थान हुआन की माँ का मेरे पास फ़ोन आया। हुआई चाओ बेटा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हो? वो फ़ोटो मैंने और तुम्हारे अंकल ने देख ली है। ज़रूर इसमें कोई गलत फहमी हुई है। तुम यहाँ आओ, हम सब बैठकर आमने सामने बात करते हैं। आखिर तुम दोनों इतने सालों से साथ हो, अब तो शादी भी होने वाली थी। ऐसी क्या बात हो गई जो मामले को इतना बढ़ा रहे हो? मेरी आवाज़ में कोई नरमी नहीं थी। तारांकन आंटी, जब आपने फ़ोटो देख ही ली है तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलतफहमी बची है। इन सालों में मैंने थान हुआन के साथ कैसा बर्ताव किया, ये आपने भी देखा है। मैं उससे प्यार करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे प्यार का फ़ायदा उठाकर मुझे बार बार चोट पहुँचाए। लेकिन आपकी और अंकल की इज्जत की खातिर मैं बात करने आ रहा हूँ। फ़ोन काटते ही मैंने अपनी कार निकाली और सीधे थुआय परिवार के बंगले की तरफ निकल गया। थुआय थान हुआन के माता पिता दरवाजे पर ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जबकि थुआय थान हुआन उनके पीछे अपना सिर झुकाए बिल्कुल बेजान सी खड़ी थी। मैं गाड़ी से उतरा और जैसे ही मैंने कार का दरवाज़ा बंद किया, अचानक एक कोने से काले रंग की स्पोर्ट्स कार निकली और सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगी। कार को मेरी तरफ आते देख थुआय थान हुआन पागलों की तरह दौड़कर आई और उसने मुझे धक्का देकर दूर फेंक दिया। हुआई चाओ, खतरा है। मैं ज़मीन पर जा गिरा और मेरी आंखों के सामने थुआय थान हुआन हवा में उछलकर दूर जा गिरी। वो स्पोर्ट्स कार तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गई। थुआय थान हुआन को तुरंत इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया। आखिरी मौके पर उसने मुझे तो बचा लिया था, लेकिन खुद उस काली कार की चपेट में आ गई थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे, पर गनीमत थी कि जान बच गई। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी, दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ाए थुआय थान हुआन को देखकर भी मेरे चेहरे के हाव भाव बिल्कुल ठंडे थे। अगर कल से पहले मैंने उसे इस हालत में देखा होता, वो भी तब जब उसने मुझे बचाने के लिए अपनी ये हालत कर ली, तो मैं खुद को कसूरवार मानकर गहरे पछतावे में डूब जाता। अगर मैं पहले वाला मैं होता तो द स्क्रिप्ट एंड्स, तो शायद मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया होता। मैं इस दर्द से तड़प उठता और यही दुआ करता कि काश उसकी जगह मुझे ये चोट लगी होती। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी थी कि उसने मुझे धक्का दे दिया, जिससे मुझे सिर्फ मामूली खरोंचें आईं। थुआय थान हुआन का ऑपरेशन अभी अभी ख़त्म हुआ था, इसलिए वो बेहद कमज़ोर थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने अपनी नज़रें मुझ पर टिकाईं और उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण चमकी। हुआई चाओ, तुम ठीक हो? ये देखकर अच्छा लगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, सीधा पूछा, थुआय थान हुआन, तुम्हें पता है कल कौन सा दिन था? मेरी बात सुनकर उसके लहजे में थोड़ी चिढ़ा गई। कि हुआई चाओ, मैं यहाँ ज़ख्मी पड़ी हूँ और मैं तुम्हारी वजह से ज़ख्मी हुई हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं इस हालत में पहुँच चुकी हूँ। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो आज इस बिस्तर पर तुम लेटे होते। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो कि इस वक्त भी तुम्हें अपने उस फालतू से जन्मदिन की पड़ी है? तुम हद से ज़्यादा मतलबी हो। बगल में खड़ी उसकी माँ ने भी मुझे टोकते हुए कहा, सही तो कह रही है हुआई चाओ, थान हुआन तुम्हारी वजह से ज़ख्मी हुई है। वो तुम्हारी जान बचाने वाली तुम्हारी मसीहा है, तुम्हारी मंगेतर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की? मैंने बिस्तर पर लेटी थुआय थान हुआन को घूरते हुए दोबारा वही बात दोहराई, मुझे जवाब दो, कल कौन सा दिन था? थुआय थान हुआन का सारा गुब्बारा फुस हो गया। वो चिढ़कर बोली, कल तुम्हारा जन्मदिन था, ठीक है? कि हुआई चाओ, मैंने सिर्फ तुम्हारा जन्मदिन साथ में नहीं मनाया, बस इतनी सी तो बात है। तुम एक ही बात को लेकर मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गए हो? मैं वादा करती हूँ कि अगले साल मैं पक्का तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगी। अब तो खुश हो? मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताओ कि पिछले साल, उससे पिछले साल और उसके भी एक साल पहले, यानी पिछले 3 सालों से मेरे जन्मदिन पर तुम क्या कर रही थीं? थुआय थान हुआन हकलाने लगी और उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे चुप देखकर मैंने ही उसे पिछले साल की याद दिलाई। पिछले साल मोवियू ने कहा था कि उसे अपने साथ सूर्यास्त देखने के लिए कोई चाहिए। तुम एक टाइट फिटिंग योग ड्रेस पहनकर पूरा दिन उसके साथ घूमती रहीं। तुमने मुझे उस आलीशान रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ दिया और मैं वहां रेस्टोरेंट बंद होने तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। उससे पिछले साल तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ जन्मदिन मनाओगी। मैंने एक क्रूज़ जहाज़ तक बुक कर लिया था, लेकिन तुम मोवू का घर शिफ्ट कराने में मदद करने भाग गईं। यहाँ तक कि तुम मेरी ही कार लेकर चली गईं और मुझे उस बंदरगाह पर अकेला छोड़ दिया। मैंने आगे कहा, और उसके भी 1 साल पहले जब मोवू विदेश से वापस लौटा था, तो तुम लोगों ने जश्न मनाने के लिए मेरे ही मालिकाना हक वाले एक 5 स्टार होटल को पूरे 1 हफ्ते के लिए बुक कर लिया था। तुम मेरा जन्मदिन तो पूरी तरह भूल ही गईं, साथ ही आज तक उस होटल का बिल भी चुकाया नहीं गया है।
वो जो 10 लाख 1 मिलियन युआन से ज्यादा का नुकसान हुआ था, वो सारा पैसा मैंने अपनी जेब से भरा था। इस साल की बात तो मैं छोड़ ही देता हूँ। तुम इतने कम कपड़ों में उसके साथ ऐसा फोटोशूट कराने चली गईं। अगर यही फोटो मैं किसी और औरत के साथ खिंचवाता तो तुम क्या सोचती? ये सुनते ही थुआय थान हुआन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। कि हुआई चाओ, अपनी जबान को लगाम दो। मोवू ने वो आर्टिस्टिक फोटोशूट सिर्फ उन खूबसूरत पलों को संजोने के लिए किया था। वो एक कलात्मक रचनात्मकता, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है, प्राकृतिक सुंदरता को निखारना है। उसने वैसे कपड़े इसलिए पहने थे ताकि वो अपने शरीर को और गहराई से समझ सके और पुरानी दकियानूसी सोच को तोड़ सके। अगर तुम्हें कला की समझ नहीं है तो बकवास मत करो। उसने बेहद नफरत और हिकारत से मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने कला के लिए त्याग किया और तुम्हें इसमें बुराई दिख रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई आर्टिस्टिक सेंस नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम्हारी सोच ही इतनी घटिया और रूढ़िवादी है कि तुम दूसरों की काबिलियत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने उसकी बात पर जोर देते हुए कहा, अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ मेरा जन्मदिन नहीं मनाती तो मुझे बड़े दिल वाला बनकर उसे माफ कर देना चाहिए और बिना किसी शिकायत के कला आर्ट के लिए उसके इस जुनून का समर्थन करना चाहिए। तुम्हारा यही मतलब है ना? थुआय थान हुआन को लगा जैसे वो जीत रही है। वो और चढ़कर बोली, देखा जाए तो तुम्हारा जन्मदिन इस साल छूटा है तो अगले साल फिर आ जाएगा, लेकिन मोवियू की जवानी एक बार बीत गई तो कभी लौटकर नहीं आएगी। वो बस अपने सबसे खूबसूरत पलों को यादों में समेटना चाहता था। मैं उसकी दोस्त हूं, मैंने उसका सपना पूरा करने में गलती है। मैंने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। तुमने एकदम सही कहा। जब तुम्हें कला का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी राह का रोड़ा नहीं बनूंगा। हमारा रिश्ता यहीं खत्म, चलो ब्रेकअप करते हैं। मैं से जैसे ही ब्रेकअप की बात की, थुआय थान हुआन के होश उड़ गए। ब्रेकअप? इतनी सी छोटी बात के लिए तुम ब्रेकअप की बात कर रहे हो? कि हुआई चाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? मोवू अकेला है, मैंने बस एक दोस्त होने के नाते उसकी मदद की। मेरी क्या गलती है इसमें? तुम बचकानी हरकतें बंद करो। मेरी खुद की ऐसी हालत हो चुकी है और तुम अब तक अपना गुस्सा लेकर बैठे हो। मैंने एक ठंडी आह भरी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि गलती मेरी ही है तो अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम आराम से अपना इलाज करवाओ। अलविदा। इतना कहकर मैं जाने के लिए खड़ा हुआ। तभी बगल में खड़े उसके पिता से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे बढ़े और उन्होंने थुआय थान हुआन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चांटा। थुआय थान हुआन सन रह गई। पापा, आपने मुझे क्यों मारा? उसकी मां ने तुरंत अपने पति को पीछे धकेला और अपनी बेटी के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। क्या आप दिवालिया हो गए हैं? सब कुछ ठीक तो था, अचानक अपनी बेटी पर हाथ क्यों उठा दिया? उसके पिता गुस्से से कांप रहे थे। मैंने मारा है इसे, शादी होने वाली है इसकी, और ये किसी और मर्द के साथ चक्कर चला रही है। क्या ये थप्पड़ के लायक नहीं है? अगर ये उस कमीने से मिलने नहीं गई होती तो क्या आज कार एक्सीडेंट में इसकी ये हालत होती? ये सब इसके खुद के कर्मों का फल है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। फिर वो मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में मेरे लिए शर्मिंदगी थी। हुआई चाओ बेटा, तुम गुस्सा मत हो। मैं इस बदतमीज लड़की को रास्ते पर लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैंने अपना हाथ उठाकर उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। इसे सुधारने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे माफ़ कर दूं तो मेरी एक शर्त है। ये सुनते ही थुआय थान हुआन की आंखों में चमक आ गई। क्या शर्त है? तुम बोलो, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पुलिस में शिकायत दर्ज करो कि तुम्हें गाड़ी से किसने टक्कर मारी, और उस इंसान पर मुझे जान से मारने की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करो। जैसे ही मैंने पुलिस और केस की बात की, वो अस्पताल के बिस्तर से उछल पड़ी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जियांग नान ने जानबूझकर मुझे टक्कर नहीं मारी। वो बस गलती से मुझसे टकरा गई थी। वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अगर मैंने उस पर केस कर दिया तो भविष्य में हम एक दूसरे का मुंह कैसे देख पाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने उससे और बहस करना बेकार समझा। मैं मुड़ा और कमरे से बाहर निकलने लगा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैं एक पल के लिए रुका। आज के बाद से तुम्हारी इस सहेलियों की टोली को हमारे की परिवार काई थाई से एक धेले का भी फायदा नहीं मिलने वाला। थुआय थान हुआन, जब तुम्हें अपने मंगेतर को जान से मारने की कोशिश करने वाला इंसान ज्यादा प्यारा है तो ठीक है, अब मैं इस मामले को अपने तरीके से संभालूंगा। मैं जैसे ही अस्पताल की बिल्डिंग से बाहर निकला, मुख्य दरवाजे पर ही मेरी मुलाकात मोवियू से हो गई, जो बड़ी जल्दबाजी में अंदर भाग रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में घमंड और नफरत तैर गई। सुना है थान हुआन को चोट लगी है, मैं बस उसे ही देखने आया था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैंने उसकी तरफ एक सरसरी नजर डाली। बिल्कुल नहीं, मेरा उससे ब्रेकअप हो चुका है। उसे देखने जाने की बात तो दूर, तुम उसके साथ बिस्तर पर भी लेट जाओगे।
तब भी मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर मैं उसके बगल से निकलने लगा, पर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरा रास्ता रोक दिया। कि हुआई चाओ, ये मत समझो कि तुम्हारे पास 4 ढेले पैसे हैं तो तुम बहुत बड़े तोप हो गए। तुम्हारे पैसे किस काम के? आखिर थुआए थान हुआन आज भी मेरे पीछे पीछे ही तो घूमती है ना, क्या वो मुझे छोड़ पा रही है? तुम इस मुगालते में मत रहना कि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। उसकी बस शादी की उम्र हो गई है और अपने परिवार की कंपनी को बचाने के लिए वो मजबूरी में तुम्हारे साथ है। उसके लिए तुम सिर्फ टाइम पास का एक खिलौना हो। उसने अपनी कमीनी हंसी हंसते हुए आगे कहा। ये बात खुद उसने अपने मुंह से मुझसे कही थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है? जब वो मेरे साथ होती है तो तुम्हारा नाम तक नहीं लेती, यहां तक कि नशे में या सपने में भी वो सिर्फ मेरा ही नाम पुकारती है। उसकी आंखों में साफ तौर पर जहर और कड़वाहट दिख रही थी। सिर्फ थुआए थान हुआन ही क्यों, जियांग नहान और बाकी लड़कियों का भी यही हाल है। मैं बस एक उंगली का इशारा करूं और मैं जो कहूं इन्हें वो करना ही पड़ता है। मैंने उसकी इस बात में छुपे असली मतलब को तुरंत पकड़ लिया। अच्छा, तो इसका मतलब आज सुबह जियांग नहान ने जो कार से मुझे कुचलने की कोशिश की थी वो भी तुम्हारा ही इशारा था? उसके चेहरे पर एक मगरूर मुस्कान आ गई। मैंने ऐसा कब कहा? तुम जैसे अमीरजादे जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें कभी समझ नहीं आता कि एक औरत को असल में क्या चाहिए। इसीलिए तुम लोग अपनी औरत का दिल जीत कर नहीं रख पाते। मुझे तुम रईसजादों के ये अकड़ू चेहरे सबसे ज्यादा नापसंद है। मुझे तुम्हारी औरतों को छीनने में मजा आता है। तुम्हारे सिर पर सींग धोखा लगाकर तुम्हें तड़पता हुआ देखना मुझे असीम सुख देता है। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसके ठीक पीछे देखते हुए कहा, भाइयों, आप सबने सुन लिया ना? मोवू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। उसके ठीक पीछे 3 गुस्से से लाल खूंखार मर्द खड़े थे। उनमें सबसे आगे जियांग नहान का एक्स बॉयफ्रेंड था। तो तू ही वो मोवू है? बड़ा उड़ रहा है साले। तूने दूसरों की गर्लफ्रेंड्स को अपनी जागीर समझ रखा है क्या? तेरा दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। मोवू ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। क्या तुमने इन्हें यहां बुलाया है? मैंने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, ये तीनों भी हजारों करोड़ बिलियन युआन की संपत्ति के मालिक हैं। तो बताओ, इनकी ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो? उन तीनों मर्दों ने मोवू को घेर कर दीवार से सटा दिया। मोवू बुरी तरह घबरा गया। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। मैं बता रहा हूं, मुझसे दूर रहो। मुझे पहले भी चोट लग चुकी है, मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता। अरे ओ शातिर कमीने, नाटक बंद कर। ऐसा बोल रहा है जैसे सिर्फ तेरे पास ही दिमाग है। अगर मेरा दिमाग ठीक होता तो मैं उस जियांग नहान के चक्कर में पड़ता ही क्यों? अब ज्यादा बकवास मत कर। इतना कहते ही जियांग नहान के एक्स बॉयफ्रेंड ने मोवू का कॉलर दबोच लिया। मोवू दर्द से चीख उठा। बाकी के 2 लड़के भी शांत नहीं बैठे। वे उस पर टूट पड़े और उसके कपड़े फाड़ डाले। साले, तू मुझे धोखा देगा, मेरे सामने हीरो बनेगा। आज मैं तेरा वो अंग ही ठिकाने लगा देता हूं। ये भाग यहां पर मोवू की पिटाई की शुरुआत पर रुकता है। हमने टाफेलुआन, आज मैं तेरा वो अंग ही ठिकाने लगा देता हूं। तेरा वो अंग ही ठिकाने लगा देता हूं। देखता हूं फिर तू कैसे दूसरों की गर्लफ्रेंड्स के साथ रासलीला रचाता है। अस्पताल के बाहर एक सुनसान कोने में वे तीनों पागल हो चुके मर्द मोवीयू पर लात घूसों की बरसात कर रहे थे। मोवू दर्द से तड़प रहा था और उसकी चीखें पूरे इलाके में गूंज रही थीं। मार खाते खाते जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में उनके चंगुल से छूटकर भागा। वो पागलों की तरह दौड़ते हुए मेरे पास से गुजरा, पर मैंने तुरंत अपना पैर आगे बढ़ा दिया। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। मोवू दर्द से बुरी तरह कराह रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर ढक लिया और उबले हुए झींगे श्रिम्प की तरह सिकुड़कर बैठ गया। वो उस जिल्लत की मार को झेलते हुए बेहद कायरों की तरह भीख मांगने लगा। मेरी गलती हो गई, अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं हाथ जोड़ता हूं। वहां तमाशा देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी ने भी पुलिस को फोन करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उस भीड़ में से रह रहकर तालियों और हौसला अफजाई की आवाजें आ रही थीं। ऐसे नीच और विकृत परवर्टेड इंसान के लिए लोग खुलकर तालियां बजा रहे थे और हुटिंग कर रहे थे। जब पूरा ड्रामा खत्म हो गया तो मैंने वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि बाग के एच लिन बाकलिंग ली और वही जियांग नहान जो सुबह मुझे कार से उड़ाने आई थी, बदहवास भागती हुई आ रही थीं। तीनों लड़कियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की और उन चारों मर्दों को पीछे खींचने लगीं जो आपस में उलझे हुए थे। नतीजा ये हुआ कि जियांग नहान को सामने देखकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड और ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने जियांग नहान के चेहरे पर एक ऐसा जोरदार तमाचा जड़ा कि उसकी आंख के पास तुरंत गहरा नीला निशान पड़ गया।
तीनों लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड्स और एक्स बॉयफ्रेंड्स के भयानक गुस्से को झेलते हुए बड़ी मुश्किल से उस लहूलुहान मोवू को वहां से खींचकर निकाला। वे किसी वीरांगना की तरह मोवू के आगे खड़ी हो गईं और उस अधमरे हो चुके इंसान को अपने पीछे छुपा लिया। लीले, जो उन सब में सबसे कम दिमाग और उतावली थी, उसने देखा कि मर्द मानने को तैयार नहीं है, तो उसने गुस्से में आकर सीधा अपने ही बॉयफ्रेंड की नाक पर एक करारा थप्पड़ रसीद कर दिया। उस थप्पड़ की गूंज के साथ ही उसके बॉयफ्रेंड की नाक से खून बहने लगा। थप्पड़ मारने के बाद खुद लीले के होश उड़ गए। पिछले 2 सालों से उसके परिवार का बिजनेस बेहद मंदी से गुजर रहा था। वो तो बस इस बॉयफ्रेंड की बदौलत ही था जो अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा, मार्केट शेयर, उनके नाम कर देता था, जिससे उनका बिजनेस चल रहा था। ये बॉयफ्रेंड उसके लिए सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि उसके परिवार का कुबेर, भगवान था। लीले को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी आफत मोल ले ली है। वो डर के मारे तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। ओ माय गॉड बेबी, तुम ठीक तो हो ना? मुझसे गलती हो गई, मेरा वो ध्यान नहीं था। मैं अभी तुम्हारी पट्टी करवाती हूँ। वो डर के मारे बेहोश होने की कगार पर थी। उसने जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड का हाथ थामने की कोशिश की, किसी ने पीछे से उसका हाथ खींच लिया। उसने मुड़कर देखा तो मोवू ने अपने दोनों हाथों से अपने गुप्तांग प्राइवेट पार्ट को दबा रखा था और उसका हाथ पकड़कर रो रहा था। ले, मुझे लगता है मेरा वो हिस्सा टूट गया है। उसका इस तरह ले पुकारना इतना दर्दनाक और घिनौना था कि एक मर्द होने के नाते सुनकर मेरा भी आधा बदन सिहर उठा। तो फिर लीले जैसी बिना दिमाग की लड़की का तो क्या ही कहना। मोवू की वो आवाज़ सुनते ही लीले का दिल जैसे बाग बाग हो गया। उसने अपने नाक से खून बहाते बॉयफ्रेंड को वहीं छोड़ दिया, झटके से खड़ी हुई और मोवू को अस्पताल के अंदर ले जाने लगी। इस बार लीले के बॉयफ्रेंड का सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी बहती नाक को हाथ से दबाया और अस्पताल के गेट पर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। लीले, अगर आज तूने उस कमीने का साथ चुना तो कल सुबह तेरा पूरा खानदान सड़क पर पुल के नीचे भीख मांगता नजर आएगा। ये मेरी चेतावनी है। दीदी लीले, प्लीज ऐसा मत करो। क्या आपका तमाशा पूरा नहीं हुआ? देखा नहीं आपने मोवू को कितनी गहरी चोट आई है। तुम सच में एक जंगली और हिंसक इंसान हो। बॉयफ्रेंड अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं जंगली हूं? तुम पीठ पीछे इस कमीने के साथ ऐसी अश्लील तस्वीरें खिंचवाती हो और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ही भला बुरा कह रही हो। तुम्हारा पूरा खानदान ही बदचलन है। अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर वे सब मिलकर सरेआम एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और तमाशा कर रहे थे। जियांग नहान और बाकी दोनों सहेलियां मोवू को ढाल बनकर घेरे खड़ी थीं और इस पूरे कीचड़ में उन्होंने मुझे भी घसीटना शुरू कर दिया था, जो कि सिर्फ एक बाहरी इंसान था। उन्होंने मुझे भी उस कीचड़ में घसीट लिया और मुझ पर भी चिल्लाने लगीं, अब बस करो, गाली गलौज बंद करो, सबके सब अपना मुंह बंद रखो। इससे पहले कि वो अस्पताल का गेट किसी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए के फाइटिंग रिंग में तब्दील हो जाता, अचानक गूंजी एक कड़क आवाज ने दोनों पक्षों के बीच के तनाव को एक झटके में खत्म कर दिया। अस्पताल के गेट पर पुलिस के कई अधिकारी आ चुके थे। सबसे आगे चल रहे पुलिस अफसर ने बेहद सख्त और गंभीर नजरों से वहां मौजूद भीड़ को देखा। यह अस्पताल है, तुम लोगों के हुड़दंग मचाने और तमाशा करने की जगह नहीं। अगर कोई ऐसा मसला है जो आपस में हल नहीं हो सकता तो थाने चलो। यहाँ इस तरह हंगामा करके अस्पताल की व्यवस्था को ठप करना कानूनन जुर्म है। तुम सब कानून अपने हाथ में ले रहे हो। अफसर ने भीड़ की तरफ देखते हुए पूछा, तुम में से जियांग नहान कौन है? बगल में खड़ी जियांग नहान ने तुरंत अपना हाथ उठाया। मैं हूं। वो तेजी से पुलिस अफसर के पास आई और मेरी तरफ उंगली उठाते हुए बोली, ऑफिसर, यही है वो कमीना जो यहां झूठ फैलाकर दंगा भड़का रहा है। आप पहले इसे गिरफ्तार कीजिए। उसकी बात खत्म होते ही पुलिस अफसर ने बिना एक पल गवाए अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और सीधे जियांग नहान की कलाई पर ठोक दी। जियांग नहान, तुम पर जानबूझकर किसी को कुचलने की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्सीडेंट करके मौके से फरार होने, हिट एंड रन का शक है। कानून के मुताबिक हम तुम्हें हिरासत में ले रहे हैं। चलो हमारे साथ थाने पहुंचने के बाद जियांग नहान की आंखों का गुस्सा ऐसा था मानो वो पूरे कमरे को फूंक देगी। उसने फोन लगाया और दूसरी तरफ मौजूद थुई थान होआन पर बुरी तरह बरस पड़ी। थुआए थान होआन, मैं तुझे अपनी सगी बहन मानती थी और तूने आज मेरे ही पीठ में छुरा घोंप दिया। जब इंसान का वक्त खराब होता है तो साले कुत्ते भी शेर बन जाते हैं, आज देख लिया मैंने। जियांग नहान ने फोन स्क्रीन को थुआए थान होआन के मुंह के सामने लहराते हुए चीख कर कहा, मैंने सिर्फ मोव्यू के अपमान का बदला लेने के लिए उसकी हुआई चाव पर गाड़ी चढ़ाई थी और आज तू मेरे साथ ये सिला दे रही है? फोन के स्पीकर से थुआए थान होआन की बेहद लाचार और रोती हुई आवाज आई, नहान, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। कहानी यहाँ पर थुआए थान होआन की लाचारी पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि हुआई चाव ने साफ कह दिया है कि अगर मैं तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज नहीं कराती तो वो हमारी कंपनी को दिया गया सारा मार्केट शेयर वापस छीन लेगा। हमारा परिवार ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता।
थुआए थान हुआन ने फ़ोन पर आगे कहा, वैसे भी तुमने अब मेरे होने वाले पति से दुश्मनी मोल ले ली है। तुम्हारी वो जो छोटी मोटी कंपनी है वो तो आज नहीं तो कल बर्बाद होनी ही थी, तो क्यों ना तुम जाते जाते हमारे किसी काम आ जाओ। तुम्हें मोहरा बनाकर अगर कि हुआई चाओ का गुस्सा शांत होता है तो कम से कम मेरा परिवार तो बच जाएगा। और सुनो, मैंने तो बस मोव्यू के सामने की हुआई चाओ की थोड़ी बुराई की थी। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि तुम उस पर कार चढ़ाकर उसे जान से मार डालो। ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया था, इसका ठीकरा तुम मेरे सिर पर नहीं फोड़ सकती। ये सुनते ही जियांग ने गुस्से में अपना फ़ोन वहीं ज़मीन पर पटककर चकनाचूर कर दिया। जो सहेलियां आम दिनों में बहन बहन कहकर थकती नहीं थीं, मुसीबत आने पर उन्होंने ही सबसे पहले उसे बलि का बकरा बना दिया था। जियांग को समझ आ गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है और उसके परिवार का भी, चाहे अपने होने वाले ससुराल से दुश्मनी हो या हमारे की परिवार से, अपनी ही सबसे पक्की सहेली के हाथों बिक जाने के बाद अब उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई थी, बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरी तरफ ली का हाल भी कुछ कम बुरा नहीं था। उसने गुस्से में अपने ही बॉयफ्रेंड को मारकर जख्मी कर दिया था। ली परिवार का बिजनेस पहले से ही हवा में टिमटिमाते दिए की तरह था और अब उनके सिर से उनके सबसे बड़े फाइनेंसर बॉयफ्रेंड का हाथ उठ चुका था। ऊपर से मैं भी उनके परिवार को दिया गया सारा बिजनेस और मार्केट शेयर वापस लेने वाला था। लीले के परिवार की हालत भी जल्द ही जियांग नहान जैसी होने वाली थी। इस वक्त उन सहेलियों की टोली में सिर्फ बाखलिंग ही ऐसी बची थी जिसके परिवार पर सीधे तौर पर कोई बड़ी आंच नहीं आई थी। ये देखकर मैंने इस सुलगती हुई आग में एक कनस्तर तेल और डाल दिया। आखिर सच्ची सहेलियां वही होती हैं जो सुख और दुख दोनों साथ में बांटें। पहले मैं थुआए थान हुआन के चेहरे इज्जत की खातिर इन लोगों की मदद करता था। अब जब थुआए थान हुआन की खुद कोई इज्जत नहीं बची थी तो इन छोटी मछलियों को बख्शने का कोई फायदा नहीं था कि कॉरपोरेशन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। बाख परिवार के साथ जो भी प्रोजेक्ट्स तय हुए थे वे सब रद्द कर दिए गए, जिससे बाख परिवार के गोदामों में भारी मात्रा में माल डंप हो गया और उनका पूरा मार्केट ठप हो गया। बिजनेस की दुनिया में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती, लेकिन कई बड़े बिजनेस सिर्फ अच्छे संबंधों और भावनाओं के दम पर ही टिके होते हैं। अब जब वे संबंध ही खत्म हो चुके थे तो कॉरपोरेट की दुनिया का बेरहम और खौफनाक चेहरा उनके सामने आ गया था। थुआए थान हुआन की तीनों सहेलियां अब पूरी तरह से कंगाल होने की कगार पर थीं और दहशत में जी रही थीं। वे ऐसी अमीर घर की लड़कियां थीं जो बचपन से ऐशो आराम में पली बड़ी थीं। उन्होंने कभी एक आम इंसान की तरह जीने का संघर्ष नहीं देखा था, तो अमीर घराने से सीधे सड़क पर आ जाने का दर्द उनके लिए असहनीय था। चूंकि जियांग नान को पुलिस पहले ही जेल हिरासत में डाल चुकी थी, इसलिए बाखलिन और लीले ने अपनी उस तीसरी सगी बहन को भगवान भरोसे छोड़ दिया। वे दोनों भागती हुई आईं और मेरे बंगले के आलीशान गेट के सामने घुटनों के बल बैठ गईं कि सर, हमें माफ़ कर दीजिए। हम मानते हैं कि अतीत में हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। हमारे इतने सालों की जान पहचान का वास्ता प्लीज़ हमें बख्श दीजिए। बाखलिन डर और ठंड के मारे थर-थर कांप रही थी। उसके दांत बज रहे थे कि सर, पहले मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं थी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे पापा ने मुझसे कहा है। कहानी यहाँ बाखलिन के पिता की बात पर रुकती है। बुतोय द दंटेंग, मेरे पापा ने मुझसे कहा है। मेरे पापा ने साफ कह दिया है कि अगर आज आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो वो मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लेंगे और मुझे अपनी बेटी नहीं मानेंगे। कि सर, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पापा का बाहर किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। मेरा एक सौतेला भाई भी है। पापा बहुत पहले से ही मुझे अपनी आंखों का कांटा समझते थे। इस बार अगर आपने माफ़ नहीं किया तो मेरे परिवार की पूरी जायदाद और वसीयत उस नाजायज़ औलाद के हाथ में चली जाएगी। लीली का चेहरा इतना सफ़ेद पड़ चुका था कि वो किसी कागज़ की गुड़िया जैसी बेजान लग रही थी। कि सर, प्लीज़ हम पर रहम खाइए। मेरा परिवार अब और तबाही झेलने के लायक नहीं बचा है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप करने पर अड़ा है। उसके परिवार ने बाहर ये बात फैला दी है कि जब तक वे हमारे ख़ानदान को बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मेरा परिवार इस वक्त अकेले अपने बॉयफ्रेंड के घर वालों से निपटने में ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। अगर इस बीच आपने भी अपना हाथ नहीं खींचा तो हमारे पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वे दोनों बोलते बोलते इतनी पागल हो गईं कि ज़मीन पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगीं और लगातार अपना सिर ज़मीन पर पटकने लगीं। उनकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने आज अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो वे मेरे ही दरवाजे पर अपना सिर पटककर जान दे देंगी। अतीत में जब मैं और थुआए थान हुआन साथ थे तो कि परिवार के खजाने और बिजनेस का जो भी हिस्सा मैं थुआए परिवार को देता था उसे देखकर इन दोनों की आंखें लाल हो जाती थीं। वे दिन रात थुआए थान हुआन की चापलूसी में लगी रहती थीं। उनके हाथ तो बस इस ताक में रहते थे कि कब मेरी जेब से पैसा निकाल सकें। आखिर वे थान हुआन की पक्की सहेलियां थीं, इसलिए बिजनेस का जो थोड़ा बहुत हिस्सा मैंने उन्हें दिया था वो मेरे विशाल साम्राज्य काईजिया के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान था।
मेरी तरफ से फेंके गए उस बिजनेस के छोटे से टुकड़े ने भी उनकी किस्मत चमका दी थी, और तब वे मेरी कद्र करती थीं। लेकिन जैसे ही मोवियो विदेश से वापस आया, थुआय थान हुआन का दिल पूरी तरह से मोवू के लिए धड़कने लगा। ये सहेलियां भी थान हुआन के पीछे पीछे मोवू के तलवे चाटने लगीं। उन्होंने ये मान लिया कि परिवार जो उनकी मदद कर रहा है वो तो उनका अधिकार है। वे न सिर्फ पीठ पीछे मेरी बुराई करती थीं, बल्कि सरेआम मुझे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। वे इस झूठी दुनिया में जी रही थीं कि मैं चाहे जो हो जाए थान हुआन के लिए कभी नहीं बदलूंगा। लेकिन आज जब उनका वो खूबसूरत सपना टूटकर बिखर गया, तो वे इस बेरहम हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। वे अब भी उसी पुराने भ्रम में जी रही हैं और जागना नहीं चाहतीं। मगर अफसोस, सपना तो सपना ही होता है, जिसे आज नहीं तो कल टूटना ही था। बस फर्क इतना है कि इनकी आंखें बहुत देर से खुली हैं। मैंने ऊंचाई से जमीन पर घुटने टेके बैठी उन दो लड़कियों को देखा और ठंडे लहजे में कहा, मैं चाहूं तो तुम लोगों को पूरी तरह सड़क पर आने से छोड़ सकता हूं। आखिर थुआय थन हुआन और मेरा सालों का रिश्ता रहा है, और तुम दोनों उसकी सबसे अच्छी सहेलियां रही हो। अगर मैं बहुत ज्यादा बेरहम बन गया तो समाज में मेरी बदनामी होगी। लोग पीठ पीछे मेरे बारे में बातें करेंगे, है ना? लेकिन तुम ये उम्मीद कर रही हो कि की कॉरपोरेशन आगे बढ़कर तुम्हारी डूबती नैया को पार लगाएगा? मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम लोग किस मिट्टी की बनी हो। तुमने अतीत में मेरे खिलाफ जो गंदी और झूठी बातें फैलाई थीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वो सब भूल गया हूं? मैंने आगे कहा, थुआय थान हुआन अब मेरे लिए कचरे के डिब्बे में पड़े कूड़े से बढ़कर कुछ नहीं है। तो तुम लोग मेरी नज़रों में क्या औकात रखती हो? उन दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया कि सर, हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ आपके और थुआय थान हुआन के इतने सालों के प्यार की खातिर हमें बचा लीजिए। हमने हमेशा आपकी सेवा की है, आपके आगे पीछे घूमती रही हैं, हमारी मदद कीजिए। मैंने अपने होठों को सिकोड़ा, लेकिन मेरी आंखों में दया का कोई नामो निशान नहीं था। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने इस शब्द का इस्तेमाल करो। तुमने मेरी सेवा की है, तुम बहुत बड़े मुगालते में हो। तुम लोगों ने मेरी नहीं, बल्कि मोवियू की सेवा की है। शायद तुम मुझे पहचानने में गलती कर रही हो। इतना कहकर मैं उन्हें वहीं छोड़कर सीधा आगे बढ़ गया। मुझे नहीं पता कि वे दोनों वहां और कितनी देर तक घुटनों के बल बैठी रोती रहीं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद थुआय थान हुआन ने जो पहला काम किया वो था व्हीलचेयर पर बैठकर सीधे मुझसे मिलने आना। मैंने अपने सुरक्षाकर्मियों को आदेश देकर उसके साथ आए नौकर चाकरों को बंगले के मुख्य गेट पर ही रुकवा दिया और सिर्फ उसे अकेले अंदर आने की इजाज़त दी। बंगले के आलीशान अहाते कोर्टयार्ड में थुआय थान हुआन अपनी व्हीलचेयर पर बैठी बेबसी से घर के मुख्य दरवाजे के सामने बनी सीढ़ियों को देख रही थी। कि हुआई चाओ, काई हुआई चाओ, जब तुमने सबको बाहर रोक दिया है तो तुम ही बताओ कि मैं इन सीढ़ियों से ऊपर कैसे आऊं? मैं दरवाजे पर खड़ा होकर बिल्कुल ठंडी और भावनाहीन नज़रों से उसे नीचे देखता रहा। थुआय थन हुआन, आज तुम यहाँ किस हैसियत से आई हो? उसने बड़े स्वाभाविक अंदाज में कहा। जाहिर है, मैं यहाँ तुमसे हमारी कंपनियों यानी कि कॉरपोरेशन और थुआय कॉरपोरेशन के बीच होने वाले भविष्य के बिजनेस एग्रीमेंट समझौते पर बात करने आई हूँ। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद भी उसका घमंड 7वें आसमान पर था। वो अब भी इसी मुगालते में जी रही थी कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। क्या तुम अभी भी मेरे सामने यहाँ थुआय परिवार की बड़ी मालकिन होने का नाटक करने आई हो? पिछले इतने सालों में मैंने तुम्हारे ऊपर जो प्यार लुटाया, उससे बेहतर तो मैं वो प्यार किसी कुत्ते पर लुटा देता। कम से कम कुत्ता वफादार तो होता और मुझे देखकर पूंछ तो हिलाता, तुम्हारी तरह पीठ पीछे काटने के लिए दांत तो नहीं गड़ाता। मैंने आगे कहा, तुम्हारे थुआय कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप करने से हमें क्या खाक फायदा होने वाला है? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे की परिवार को तुम्हारी इस एक डील की भीख चाहिए? थुआय परिवार की बड़ी बिटिया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना बंद करो। तुम हमारे टुकड़ों पर पल रही थी और तुम्हें लग रहा था कि ये कोई बिजनेस डील है। थुआय थन हुआन के चेहरे पर साफ तौर पर चिढ़ और असहजता दिखने लगी। की हुआई चाओ, काई हुआई चाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर मोवियू के साथ सिर्फ एक फोटोशूट ही तो करवाया था ना मैंने। क्या हर बात का बतंगड़ बनाना और एक ही बात को लेकर बैठे रहना जरूरी है? मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतने संकीर्ण और छोटे दिमाग के इंसान हो? मेरे सामने अपना ये अकड़ू चेहरा मत दिखाओ। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, समझ गए? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बुद्धि पर कैसा पर्दा पड़ा था। इस हालत में होने के बाद भी उसे लग रहा था कि मैं उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूं। थुआय थान हुआन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे शादी करके मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान करने वाली हो? क्या तुमने खुद को किसी सल्तनत की महारानी समझ रखा है? कभी आईने में अपनी सूरत देखी है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी रुक जाएगी? मैंने उसके सामने बनी उन सीढ़ियों की तरफ उंगली से इशारा किया। तुम्हारे सिर्फ पैर टूटे हैं, तुम अपाहिज या पैरालाइज्ड नहीं हुई हो। तुम चाहो तो रेंगकर ऊपर आ सकती हो। मैंने अपनी नज़रों से उसके ऊपर दबाव बनाते हुए सीधे उसकी आंखों में देखा। चलो, रेंगकर ऊपर आओ। एक कुत्ते की तरह रेंगते हुए इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो। अगर तुम यहाँ तक रेंगकर आ गई
तो हमारी कंपनियों के बीच बिजनेस की बात आगे बढ़ने की एक छोटी सी उम्मीद बची रहेगी। वरना जहां से आई हो वहीं दफा हो जाओ, वहीं दफा हो जाओ। मैंने बंगले के मुख्य गेट की तरफ उंगली से इशारा किया। उस रात थुई थान होआन सचमुच जमीन पर लेट गई और रेंगते हुए मेरे बंगले के अंदर आने लगी। दिन के वक्त जब मैंने उसे रेंगने को कहा था तब वो नहीं रेंगी। उसे लगा था कि मैं सिर्फ उसे डरा रहा हूं। तब वो मेरे सामने कुछ कड़े और बेरुखे शब्द बोलकर अपनी व्हीलचेयर घुमाकर वापस चली गई थी। उसे लगा था कि वो हमेशा की तरह मुझे अपने इशारों पर नचा लेगी, लेकिन इस बार उसका पासा उल्टा पड़ गया। मैं उससे पूरी तरह से निराश हो चुका था। जब वो उस दिन घर वापस पहुंची तो उसके पिता ने गुस्से में उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसकी मां ने अपनी जान दांव पर लगाकर बीच बचाव किया। तब जाकर कहीं उसके पिता का अपनी ही बेटी की जान लेने वाला गुस्सा शांत हुआ। यहां तक कि उसके पिता ने उसकी व्हीलचेयर को भी तोड़कर कबाड़ बना दिया। अरियो बदचलन कलंकिनी, मेरे घर में तेरे जैसी बर्बादी लाने वाली औलाद ने जन्म कैसे ले लिया? तूने सीधे की परिवार काई जिया से दुश्मनी मोल ले ली। इस वक्त हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं वे सबकी परिवार के रुख का इंतजार कर रहे हैं कि हुआई चाओ। काई हुआई चाओ ने अगर सिर्फ एक शब्द भी बोल दिया तो हमारे पूरे खानदान को दफन होने की जगह नहीं मिलेगी। हमारा बिजनेस बर्बाद होने की कगार पर है और तुझे अभी भी लग रहा है कि तू थुआए परिवार की वो घमंडी बड़ी मालकिन है जो आसमान को अपनी उंगली पर नचाती है। तू इस वक्त एक तिनके के बराबर भी नहीं है। तेरी औकात मिट्टी से भी बदतर हो चुकी है। मुझे नहीं पता तू क्या करेगी, पर तू रेंगकर भी की परिवार के दरवाजे पर जाएगी। अगर आज उसने तुझे माफ नहीं किया तो इस घर में अपनी मनहूस सूरत लेकर वापस मत आना। मुझ जैसे बाप की ऐसी कोई बेटी नहीं है जो पूरे खानदान के लिए काल बन जाए। अपने पिता की ये भयानक डांट और मार खाने के बाद आखिरकार थुआए थान हुआन के दिमाग के जाले साफ हुए और उसे समझ आया कि मैं बिना किसी वजह के कोई बचकाना गुस्सा नहीं कर रहा था। इस बार मैं सच में उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से उखाड़कर फेंक देना चाहता था। शुरुआती पतझड़ का मौसम था और अभी अभी पतझड़ की एक ठंडी बारिश थमी ही थी। उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाएं माहौल को और भी सुनसान और सर्द बना रही थीं। थुआए थान हुआन रोती बिलखती हुई मेरे बंगले के दरवाजे पर जमीन पर पड़ी हुई थी। वो बार बार तड़पते हुए मेरा नाम पुकार रही थी और हर बार अपनी गलतियों के लिए रो रो कर माफी मांग रही थी। लेकिन बंगले का वो आलीशान दरवाज़ा उसके लिए एक बार भी नहीं खुला, ठीक उसी तरह जैसे किसी क्रांतिकारी सैनिक का मुंह घोर यातनाएं सहने के बाद भी दुश्मनों के आगे हमेशा के लिए बंद रहता है। अगली सुबह तड़के पूरी रात उस कड़ाके की ठंड में ठिठुरने और रोने की वजह से थुआए थान हुआन की हालत बेहद नाजुक हो गई, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस बुलाकर ले जाया गया। मैं उसे अपने घर के दरवाजे पर मरने नहीं दे सकता था, क्योंकि इससे मेरे घर की कीमत, प्रॉपर्टी वैल्यू कम हो जाती। इस तबाही में ली का परिवार सबसे पहले बर्बाद हुआ। ली के बॉयफ्रेंड ने लगभग खुद को दांव पर लगाते हुए ऐसे घातक कारोबारी कदम उठाए जिससे ली परिवार कर्ज के दलदल में पूरी तरह डूब गया और उन्हें दिवालिया बैंक्रप्सी होने के कागजात दाखिल करने पड़े। लीले का हाल भी थुआए थान हुआन से कुछ बेहतर नहीं था। वो अपने बॉयफ्रेंड के घर के बाहर पूरे एक दिन और एक रात घुटने टेक कर रोती रही, लेकिन बदले में अंदर से किसी ने उसके ऊपर बचा हुआ बासी पानी मांड फेंक दिया। इस जिल्लत के बाद वह सुबह सुबह वहां से मुंह छुपाकर भाग गई। जब थुआए थान हुआन को समझ आ गया कि वो अब मेरे भरोसे नहीं रह सकती, तो उसने मजबूरन कोर्ट के सुलह समझौते के कागजात पर दस्तखत कर दिए और जियांग नहान को माफ कर दिया, जिसके बाद जियांग नहान को जेल हिरासत से रिहा कर दिया गया। लेकिन जियांग नहान इंसानी शक्ल में एक जानवर थी। भले ही वो जानती थी कि गलती उसकी खुद की थी, फिर भी वो जेल जाने की वजह से थुआए थान हुआन और मो वियू से नफरत करने लगी। इसी बीच बाख परिवार बात जिया, जो अब तक इस तबाही से थोड़ा बचा हुआ था, कस्टम विभाग की एक औचक छापेमारी में भारी मात्रा में सामान की तस्करी स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। बाख परिवार की कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई और उनकी कंपनी के मुख्य दरवाजे पर सरकारी सील ठोक दी गई। और जानते हैं उन्हें फंसाने वाला मुखबिर कौन था? वो खुद थुआए कॉरपोरेशन का एक बेहद करीबी बिजनेस पार्टनर था। कल तक जो सगी बहनें बनी फिरती थी, आज वे एक दूसरे की जान की प्यासी दुश्मन बन चुकी थी। जब उन तीनों सहेलियों जियांग नहान, बाखलिन और लीले ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने थुआए थान हुआन और मो को एक क्रूज जहाज पर समंदर की सैर करने के बहाने बुलाया और बीच समंदर ले जाकर बेहद बेरहमी से उन दोनों को पानी में धक्का दे दिया। पागल हो चुकी जियांग नहान यही नहीं रुकी, उसने उस भारी भरकम क्रूज को मोड़ा और समंदर की लहरों के बीच जान बचाने के लिए तड़प रहे उन दोनों के ऊपर सीधे गाड़ी चढ़ा दी। जब वो क्रूज वापस किनारे पर आया तो कोस्ट गार्ड, तटीय पुलिस ने तुरंत उन तीनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उस किराए के क्रूज पर लाइव स्ट्रीमिंग रियल टाइम सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए थे, जिन्होंने उन तीनों के इस खौफनाक कत्ल की वारदात को हूबहू रिकॉर्ड कर लिया था। रेस्क्यू टीम ने फौरन उस समुद्री इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन उन्हें सिर्फ मो की लाश मिली।
थुआए थान हुआन के माता पिता अपनी बेटी को खोने के गम में बुरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी की लाश को ढूंढने के लिए कई प्रोफेशनल गोताखोरों की टीमों को समंदर में उतारा। आखिरकार तीसरे दिन जाकर थुआए थान हुआन की लाश बरामद हुई। जब उन्होंने थुआए थान हुआन की उस लाश को देखा तो उसके पिता ने दर्द के मारे अपना सीना कसकर पकड़ लिया, जबकि उसकी मां एक जोरदार चीख मारकर वहीं बेहोश हो गई। इतने दिनों तक समंदर के खारे पानी में डूबे रहने के कारण थुआए थान हुआन का पूरा शरीर फूलकर सूज चुका था। लाश का आकार पूरी तरह विकृत, डिफॉर्म्ड हो गया था और उसमें सड़न शुरू हो चुकी थी। अंततः अदालत ने जियांग नहान, बाखलिन बाखलिंग और लीली को जानबूझकर हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद ट्यू चंगदैन की सजा सुनाई। साथ ही उनके सारे राजनैतिक और नागरिक अधिकार जीवन भर के लिए छीन लिए गए और 10 लाख 1 मिलियन युआन का भारी जुर्माना भी लगाया गया। जिस महीने अदालत का ये फैसला आया उसी महीने बाकी बचे दोनों सहेलियों के परिवार भी पूरी तरह सड़क पर आ गए और उन्हें भी दिवालिया होने का ऐलान करना पड़ा। इस भयानक हादसे और बर्बादी के बाद थुआए परिवार थुईजिया कर्ज के बोझ तले पूरी तरह दब गया। थुआए थान हुआन के पिता इस बुढ़ापे में अपनी जवान बेटी को खो चुके थे। उन्होंने उस भारी नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी संपत्ति का वो सब कुछ बेच दिया जो बेचा जा सकता था, लेकिन फिर भी वे उस विशाल घाटे के गड्ढे को नहीं भर पाए। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी अचानक कहाँ गायब हो गए, किसी को नहीं पता। उस दिन के बाद से मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। साल के अंत में हमारी कंपनी की कॉर्पोरेशन काइथी की एनुअल पार्टी टैट नीन का आयोजन हुआ। मेरे माता पिता विशेष रूप से विदेश से वापस आए और उन्होंने मंच से एक बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया कि हमारा विदेशी मार्केट का बिजनेस पूरी तरह से सफल हो चुका है। मैं की कॉर्पोरेशन के मुख्य उत्तराधिकारी और चेहरे के रूप में मंच पर खड़ा हुआ। चमचमाती स्पॉटलाइट्स की रोशनी सीधे मुझ पर पड़ रही थी। मैंने पूरे हॉल में बैठे लोगों की तरफ बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए अपना भाषण शुरू किया। अतीत में जो रुकावटें और मुश्किलें ऐसी लगती थीं जिन्हें पार करना नामुमकिन है, असल में उन्हीं मुश्किलों ने हमें तराश कर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाया है। वे मुश्किलें हमारे आगे बढ़ने के रास्ते की रोशनी बन गईं। आइए आने वाले भविष्य में हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ थामें और कामयाबी की नई ऊंचाइयों और संभावनाओं के दरवाजे खोलें। कहानी का सुखद अंत, दी एंड।